नमस्कार दोस्तों। आज यही सच है का अंतिम भाग लेकर मैं तारा आपके सम्मुख हूँ। आशा है आपको कहानी पसंद आ रही होंगी। अब तक इस कहानी में आपने सुना कि दीपा, जिसकी कानपुर वाले संजय से शादी लगभग तय है, वो जब कलकत्ता जाती है तो अपने पुराने दोस्त निशीत से मिलती है और उसके मन में फिर से निशीत के लिए भावनाएं जागृत हो जाती हैं। वो वापस कानपुर आ रही है, पर उसके मन में एक सैलाब सा घुमड़ रहा है। आज सुनिए इस कहानी का 5वां और अंतिम भाग, पूर्ण विराम। सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उसे क्या कहूंगी? इतने दिनों तक उसे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूंगी। कहूंगी, संजय, जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल गई थी, उसकी जड़ें हृदय के किन अतल गहराइयों में जमी हुई थी, इसका एहसास कलकत्ता में निशीत से मिलकर हुआ। याद आता है, तुम निशीत को लेकर हमेशा संदिग्ध रहते थे, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। आज स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते में हारी। सच मानना संजय, 2.5 साल में स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाल रखा था, पर आज भ्रम के छलना के सारे जाल छिन्न भिन्न हो गए हैं। मैं आज भी निशीत को प्यार करती हूँ और यह जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साह कैसे करूं। आज पहली बार मैंने अपने संबंधों का विश्लेषण किया तो जैसे सब कुछ स्पष्ट हो गया, और जब मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया तो तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाहूं भी तो झूठ नहीं बोल सकती। आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भी भावना है वह प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था जब अपने पिता और निशीत को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था। उस समय तुमने अपने प्यार भरे स्पर्श से मुझे जिंदा कर दिया। मेरा मुरझाया मरा मन हरा उठा और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेसुध घड़ियां, वे विभोर क्षण, तन्मयता के वे पल जहाँ शब्द चुक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, आए कभी? सोचती हूँ, निशीत के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी, एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की, तुम पूरक थे। मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। मुझे क्षमा कर दो संजय और लौट जाओ। तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएंगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेंगी। आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूँ कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। तेरा ही मुख देख के पिया रात को मैं सो जाऊं। भोर भई जब आँख खुली तो तेरे ही दर्शन पाऊं। तुझको गले लगा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। इस तरह की असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती हैं जो मैं संजय से कहूंगी। कह सकूंगी यह सब, लेकिन कहना तो होगा ही। उसके साथ अब एक दिन भी छल नहीं कर सकती। मन से किसी और की आराधना करके तन से उसकी होने का अभिनय करती रहूं? छी, नहीं जानती है। सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई। लौटकर अपना कमरा खोलती हूँ तो देखती हूँ सब कुछ ज्यों का त्यों है। सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा मुरझा गए हैं। कुछ फूल झड़कर जमीन पर इधर उधर भी बिखर गए हैं। आगे बढ़ती हूँ तो जमीन पर पड़ा एक लिफाफा दिखाई देता है। संजय की लिखाई है। खोला तो छोटा सा पत्र था। दीपा, तुमने जो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूँ। 5-6 दिन में लौट आऊंगा। तब तक तुम आ ही जाओगी। जानने को उत्सुक हूं कि कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय।
एक लंबा निश्वास निकल जाता है। लगता है एक बड़ा बोझ हट गया। इस अवधि में तो मैं अपने को अच्छी तरह तैयार कर लूंगी। नहा धोकर सबसे पहले मैं निशीत को पत्र लिखती हूँ। उसकी उपस्थिति से जो हिचक मेरे होंठ बंद किए हुए थी दूर रहकर वह अपने आप टूट जाती है। मैं स्पष्ट शब्दों में लिख देती हूँ कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा फिर भी मैं सब कुछ समझ गई हूँ। साथ ही यह भी लिख देती हूँ कि मैं उसकी उस हरकत से बहुत दुखी थी, बहुत नाराज भी। पर उसे देखते ही जैसे सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में क्रोध भला टिक भी कैसे पाता। एक खूबसूरत से लिफाफे में उसे बंद करके मैं खुद पोस्ट करने जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो अचानक ही मेरी नज़र सूने फूलदान पर जाती है। मैं करवट बदलकर सो जाती हूँ। आज निशीत को पत्र लिखे 5वां दिन है। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज की भी दोनों डाकें निकल गई। जाने कैसा सूना सूना अनमना अनमना लगता रहा सारा दिन। किसी भी तो काम में जी नहीं लगता। क्यों नहीं लौटती डाक से ही उत्तर दे दिया उसने। समझ में नहीं आता कैसे समय गुजारूं। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। अचानक ख्याल आता है पिछले 2.5 सालों से करीब इसी समय यहीं खड़े होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की है। आज मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ या मैं निशीत के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ। शायद किसी की नहीं, क्योंकि जानती हूँ कि दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। फिर बिना किसी उद्देश्य के कमरे में लौट पड़ती हूँ। शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज ही तो संजय के साथ घूमने निकल जाया करती थी। लगता है यहीं बैठी रही तो दम ही घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर ले आती हूँ। शाम का धुंधलका मन के बोझ को भी बढ़ा देता है। कहाँ जाऊं? लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई हैं, मंजिलें खो गई हैं। मैं स्वयं नहीं जानती आखिर मुझे जाना कहाँ है। फिर भी बिना किसी उद्देश्य के चलती रहती हूँ। पर आखिर कब तक यूं भटकती रहूंगी। हार कर लौट पड़ती हूँ। आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है। धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूँ। ईरा का तार था। नियुक्ति हो गई है, बधाई। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है कि खुश नहीं हो पाती। यह खबर तो निशीत भेजने वाला था। एकाएक ही ये विचार मेरे मन में आता है। क्या जो कुछ मैं सोच गई वह निरा भ्रम ही था, मात्र मेरी कल्पना, मेरा अनुमान? नहीं नहीं, उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूं जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था, जिसके द्वारा उसकी हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी। लेख पर बिताए उन मधुर क्षणों को भ्रम कैसे मान लूं जहां उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था। आत्मीयता के वे अनकहे क्षण, तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी उसे वही हिचक रोके हुए है? तभी सामने की घड़ी टन टन करके 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूँ। यह संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे घड़ी घंटे सुना सुना कर मुझे संजय की याद दिला रही है। फहराते ये हरे पर्दे, ये हरी बुक रैक, यह टेबल, यह फूलेदान, सभी तो संजय के ही लाए हुए हैं। मेज पर रखा यह पेन उसने मुझे सालगिरह पर दिया था। अपनी चेतना के इन बिखरे सूत्रों को समेटकर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान का सूनापन मेरे मन के सूनेपन को और भी बढ़ा देता है। मैं कसकर आंखें बंद कर लेती हूँ। एक बार फिर आंखों के सामने लेक का स्वच्छ नीला जल उभरता है जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। उस जल की ओर देखते हुए निशीत की आकृति उभर कर आती है। वह लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस करती हूँ। कुछ न पाने की मजबूरी, उसकी विवशता, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती है। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता जाता है, एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता है और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए और दूसरे हाथ की उंगलियों को बालों में उलझाए निशीत बैठा है। वही मजबूरी, वही विवशता, वही घुटन लिए। वह चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता। वह कोशिश करता है पर उसका हाथ बस कांप कर रह जाता है। लगता है उसकी घुटन मेरा दम घोंट कर रख देगी। मैं एकाएक ही आंखें खोलकर देखती हूँ। वही फूलदान, पर्दे, मेज, घड़ी। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। जी में आता
रोते रहे तेरी भी आंखों में आंसुओं की नमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। आखिर आज निशीत का पत्र आ गया। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र। प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह पहुंच गई, यह जानकर खुशी हुई। तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही ईरा जी को फोन करके सूचना दे दी थी और उन्होंने बताया था कि तार दे देंगी। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच में बहुत खुश हूं कि तुम्हें काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर। शुभेच्छु निशीत। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे विलुप्त हो जाते हैं। रह जाता है केवल शेष फिर। तो अभी उसके पास कुछ लिखने को शेष है। क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी? क्या लिखेगा वह? मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता सा संजय खड़ा है। एक क्षण में संज्ञा शून्य सी उसे इस तरह देखती हुई मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। वह आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई चेतना लौटती है और पागल सी दौड़कर उससे लिपट जाती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? मेरा स्वर टूट जाता है। अचानक ही आंखों से आंसू बह लिखते हैं। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? अरे मारो भी गोली काम को। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए? पर मुझसे कुछ बोला नहीं जाता। बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने बालों पर संजय का स्पर्श महसूस करती हूँ। वह मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था। मैं हूँ अपने सनम की बाहों में, मेरे कदमों तले जमाना है। प्यार का सिलसिला पुराना है, ये मुलाकात एक बहाना है। प्यार का सिलसिला पुराना है। ये कहानी यहीं तक थी। गुलजार साहब ने क्या बढ़िया लिखा है। कभी कभी हम किसी के लिए इतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। इन कहानियों को सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। किसी और कड़ी में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वाला मेरा मंत्र याद रखिए। कमेंट कीजिए। धन्यवाद।